ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है इसी से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो क्रक्स है प्रॉब्लम प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल होगी। लगभग 8-9 क्वेश्चंस हम इनऑर्गेनिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 चैप्टर से ही लगभग 6 क्वेश्चंस आने के हाई चांस है। डियर स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर सेशन जो है फिजिक्स में आ चुका था, मैथमेटिक्स में आ चुका था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर केमिस्ट्री के लिए भी लेकर आओ। तो भाई केमिस्ट्री का सेशन आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ, ताकि जो बचा हुआ बहुत ही कीमती समय है उस समय में आप अपनी केमिस्ट्री की पढ़ाई को प्रायोरिटाइज कर सकें और एक अच्छा स्कोर केमिस्ट्री में 70+, 80+ आप ला सकें। तो होपिंग दैट यू ऑल आर एक्साइटेड। तो जल्द ही शुरू करने वाला हूं सेशन को। बच्चों, आप सभी को ब्रह्मास्त्र सीरीज के बारे में पता लग गया होगा कि आप सबके लिए हम लोग रिवीजन लेकर आ रहे हैं, रिवीजन सीरीज लेकर आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन कराएंगे, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र सीरीज। और ये यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल होगी। कल से इसके सेशंस आने वाले हैं। तो भाई आप सबका फुल सपोर्ट चाहिए होगा, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा सभी के सभी ब्रह्मास्त्र। जो बच्चे एक्साइटेड हैं, ऑल ऑफ यू जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ब्रह्मास्त्र एंड लाइक जरूर कर देना सेशन को। ओके बच्चों, अब देखिए आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको और बता देता हूं बच्चों, रिगार्डिंग इफ यू वांट टू गेट द रियल फील ऑफ जेईई मेन 2024 बिफोर द रियल एग्जाम। रियल एग्जाम से पहले रियल फील कहां से मिलेगी? विद द हेल्प ऑफ AOTS। AOTS बच्चों आप सभी जानते हो, इंडिया की पहली OG ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है फॉर IIT JEE, जिसको ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बोलते हैं। और हर साल 60 to 80% क्वेश्चंस, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस जेईई मेन में इससे पूछे जाते हैं। तो इट्स हाईली रेलेवेंट। एंड इसके अलावा कुछ इसकी खास बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। इसके अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। उसके अलावा इसके अंदर वीडियो सॉल्यूशंस भी फुल टेस्ट के लिए अवेलेबल है। अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर बच्चों आपको लाइव मेंटरशिप सेशंस भी मिलते हैं। और क्या चाहिए आपको? तो ये इसका फ़ायदा आप आज ही उठाइए। इसमें एनरोल जो भी स्टूडेंट्स करने वाले हैं अभी के अभी, जस्ट लॉग इन टू आवर ऐप और वेबसाइट। यहाँ पे आप बच्चों स्टार बैचेस सेक्शन में जाइए। स्टार बैचेस सेक्शन में जाके यहाँ पे ये जो AOTS लिखा हुआ है इस पैकेज पे क्लिक करिए एंड फ्रॉम देयर यू कैन एनरोल। तो बच्चों आज ही अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। सभी बच्चों को AOTS जरूर ज्वाइन करना है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट आवर सेशन विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बच्चों हम सीधा काम की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले गब्बर आपसे क्या कह रहे हैं? गब्बर कह रहे हैं भाई अरे ओ सांभा कितने क्वेश्चंस थे। तो आइए देखते हैं भाई कितने क्वेश्चंस थे। ये आइकॉनिक सीन लिया गया है यहाँ पे। इसमें अगर आप देखते हैं तो बच्चों यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं अप्रॉक्सीमेटली इनऑर्गेनिक में, देखिए केमिकल बॉन्डिंग को NTA के सिलेबस के हिसाब से तो फिजिकल केमिस्ट्री में, लेकिन हम इसको इनऑर्गेनिक में कंसिडर कर रहे हैं। तो टोटल अगर हम क्वेश्चंस देखें तो 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, लगभग 8-9 क्वेश्चंस हम इनऑर्गेनिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 10 आने के चांसेस कम है। तो ये 8-9 क्वेश्चंस में अगर आप देखते हो तो इससे आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, आप देख सकते हो ये जो पहले 3 चैप्टर्स हैं, इन 3 चैप्टर से ही लगभग 6 क्वेश्चंस आने के हाई चांस है। आप खुद सोचिए, मतलब 5 तो कम से कम आएंगे, लेकिन 6 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चंस इन 3 चैप्टर से हो जाएंगे। यानी इनऑर्गेनिक में ये 3 चैप्टर्स आपका गेम चेंज कर सकते हैं। सिर्फ 3 चैप्टर्स कर लिए तो भी काम हो गया। अब इन 3 चैप्टर्स के अलावा अगर हम बात करें तो D एंड F ब्लॉक भी है हमारे पास। P ब्लॉक जो है वो इतना बड़ा, जितना पहले था उतना बड़ा है नहीं, जितना सिलेबस में मेंशन्ड है। उसका मैंने 1 शॉट भी बनाया हुआ है P ब्लॉक का, वो आप देख सकते हो। तो जितना सिलेबस में उतना मैंने उसमें करा रखा है। सॉल्ट एनालिसिस से भी हो सकता है एक क्वेश्चन आए या ना आए, राइट। तो करने को तो ऐसे सारा कुछ कर सकते हो, लेकिन आप देख रहे हो इस चीज़ में कि भाई ओवरऑल सबसे हाईएस्ट वेटेज अगर हम देखें और हाईएस्ट ROI वाले चैप्टर्स पहले 3 है। पहले 3 से भी इनऑर्गेनिक का काम ऑलमोस्ट डन है। बात समझ में आ रही है क्या? P ब्लॉक के लिए 1 शॉट कर लेना, जो मेरा 1 शॉट है, और साथ में उसके साथ आप NCERT कर लेना, मतलब और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ कर सकते हो। दैट वुड बी मोर देन इनफ। ओके बच्चों, एंड तो ये वेटेज का आइडिया आपको इससे लग गया होगा। अब बात ये है कि भाई यहाँ पे हमारे जो पंकज त्रिपाठी जी हैं ये क्या बोल रहे हैं। तो भाई कम मार्क्स के हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक्स एग्जाम में आएंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन एग्जाम में आएंगे, क्या क्या आएंगे, आइए देखते हैं। अब ये जो हॉट टॉपिक्स हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के, वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं ऑलरेडी। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, आयनिक रेडियाई का कंपैरिजन आप चेक भी कर लेना। जिनने PYQ सॉल्व किए उनको ये पता भी है कि ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है इसी से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो क्रक्स है, ये जो रिसर्च है हमने किया हुआ है 2023 के पेपर्स का, 2022 के पेपर्स का, उसके बेसिस पे ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक है, या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, न्यूट्रल है, ऑक्साइड्स पे आ जाता है, रेडियाई के ऑर्डर पे आ जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे आ जाता है, मेटालिक करेक्टर पे आ जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे आ जाता है, और पीरियोडिक टेबल के अंदर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, पोजीशन क्या रहेगी। यही सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। आप एक एक करके इनको सबको करते रहना, सबको, ये सबको ढंग से कर लेना।
इसके अलावा इससे बाहर आने के चांसेस बहुत ही कम है। तो ये, लेकिन ये मस्ट है, मतलब ये आपको ज़रूर करना है। मेजॉरिटी क्वेश्चन इन्हीं सब से आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग में मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, वो इन दो पार्ट से आते हैं। मेनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो होती है, उसमें अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि इसके बेसिस पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन कैसे करते हैं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे देखते हैं। एक पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का ट्रिक भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, उसको आप देख सकते हो, जिससे आप किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर डायरेक्टली बता सकते हो एमओटी का बिना यूज किए कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। तो उस ट्रिक को आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो पॉसिबल है, स्ट्रक्चर शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन से बहुत हाई चांस है कि भाई लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, शेप कैसी है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, राइट, सीसॉ शेप है या टेट्राहेड्रल है या पेंटागोनल बाइपिरामिडल क्या है। उसके अलावा इनसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन, खासतौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उसमें मिक्स करते हैं। अलोंग विद दैट फजान्स रूल जो होता है, फजान्स रूल और उसका एप्लीकेशन, मेनली उसका एप्लीकेशन जो है, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। तो आपने देखा कि ये मेन क्रक्स है केमिकल बॉन्डिंग का, दिस इज द मेन जूस, ठीक है बच्चों। तो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट गेम है इसमें। अब उसके बाद अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अरे भाई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पता है कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन 2 तो आने तय हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, वो सबसे कॉमन जो क्वेश्चन आता है बच्चों, वो आता है हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर से, कि पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, कॉम्प्लेक्स है कैसा, राइट, और उसकी शेप कैसी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। प्लस प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सा छोटा सा है, लेकिन इससे क्वेश्चन हर 1-2 साल में, मतलब किसी ना किसी शिफ्ट में तो आपको मिल ही जाएगा। अलॉन्ग विद दैट IUPAC एंड आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो एक क्वेश्चन आपको इस कॉन्सेप्ट से मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको IUPAC आइसोमेरिज्म से मिलेगा ही। अब IUPAC आइसोमेरिज्म में आप समझ रहे हो, IUPAC के क्वेश्चन बिल्कुल ही नॉर्मल आते हैं, ईजी आते हैं, क्योंकि IUPAC का नाम वैसे देना फिर भी डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस देख के हो जाता है, ठीक है। जिसमें नाइट्रो होगा या नाइट्राइटो होगा या नाइट्रोसो होगा, उन सब बेसिक बातों का ख्याल रखना है। आइसोमेरिज्म में खास तौर पे ऑप्टिकल वाला जो पार्ट है और लिंकेज वाला पार्ट है, उसके क्वेश्चन आने के चांस काफ़ी अच्छे होते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, या कितनी फॉर्म्स बन सकती हैं पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये फंडा हमारा बच्चों उसके अंदर होता है। अगर हम डी एंड एफ ब्लॉक की बात करें तो डी एंड एफ ब्लॉक का जो रस है वो ये है, यहाँ पे K2CR2O7 से रिलेटेड रिएक्शंस और कंपाउंड्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, KMnO4 के भी आ सकते हैं। तो ये जो 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी डी एंड एफ ब्लॉक में ना फंडामेंटल गेम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का है। प्राइमरीली जो क्वेश्चन आते हैं वो उसी से एसोसिएटेड रिएजेंट जो है और उनकी रिएक्शन से रिलेटेड आते हैं। तो डी एंड एफ ब्लॉक प्राइमरीली डील्स विद दिस ओनली। उसके अलावा जनरल ट्रेंड्स जो होते हैं, कलर्स और ऑक्सीडेशन स्टेट, वो अपने को एनसीईआरटी से पढ़ लेना है। तो डी एंड एफ ब्लॉक एनसीईआरटी लाइक मतलब प्योर गोल्ड है। देखो बच्चा, सारा जो गेम है ना, इट्स ऑल अबाउट मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। तो बच्चों हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो ब्रह्मास्त्र सीरीज आ रही है, आप सभी को पता है, कल से सेशंस आपको आने शुरू हो जाएंगे। तो भाई सभी ने कमेंट सेक्शन में अभी तक ब्रह्मास्त्र नहीं लिखा है तो जरूर ब्रह्मास्त्र लिखें और सेशन को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया बच्चों तो फुल जोश में लाइक कर दीजिए। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज में अपन क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल बढ़िया, जिससे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन द जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। अब यहाँ पे पी ब्लॉक के अंदर अगर हम बात करें तो देखो, हमें जनरल ट्रेंड्स करना है। इनर्ट पेयर इफेक्ट खासतौर पे इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ जाता है, और ये चीज़ तो नॉर्मली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी सिखा दी जाती है बहुत बार, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अलॉन्ग विद दैट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स एज सच तो लिखा नहीं गया है, बट मुझे लगता है पी ब्लॉक में ये पार्ट और कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑक्सी एसिड्स हो गए या ऑक्साइड्स हो गए, जैसे कि P4O10 हो गया, या ऑक्सी एसिड नाइट्रोजन के होते हैं, सल्फर के होते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर्स बना लेना हमें आना चाहिए। क्योंकि हो सकता है वो केमिकल बॉन्डिंग से लिंक करके सवाल आ गया कि नहीं भाई हमने तो केमिकल बॉन्डिंग का पूछा था, मान लो आपके सामने मार्शल्स एसिड दे दे, कैरोज एसिड दे दे। अब समझ रहे हो मेरी बात? तो पी ब्लॉक में तो वो लिखा नहीं हुआ डायरेक्टली, तो लेकिन इनडायरेक्टली आ जाए तो ये आप सभी कर लेना टू बी सेफ। सॉल्ट एनालिसिस में अगर हम बात करें तो मेनली फेमस कंपाउंड्स जो हैं वो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल है नेचुरल रिएजेंट, उसके अलावा प्रशन ब्लू हो गया। कई सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो काफ़ी फेमस होते हैं, कुछ कलर्स काफ़ी फेमस होते हैं, कुछ पीपीटी काफ़ी फेमस होते हैं कि भाई यहाँ पे ब्लैक बनेगा ही बनेगा। तो जो इंपॉर्टेंट है ना, वो जो रिपीटेटिव है उनको कर लेना, अगर सॉल्ट पूरा नहीं आता तो जिस भी बच्चे को सॉल्ट एनालिसिस पूरा नहीं आता वो सिंपली क्या कर सकता है, वो सिंपली उस पर्टिकुलर पोर्शन पे फिक्स कर सकता है जो मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, पीपीटी, कलर्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, उन पे ध्यान दे सकता है, उससे भी काम हो जाएगा। बहुत हाई चांस है रिपीट होने का, जैसे कि नेचुरल रिएजेंट है, ये कई बार रिपीट हुआ था। तो इनऑर्गेनिक का अंदाजा आपको लग गया ना सभी को। चलो अब चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगेन गब्बर आ चुके हैं भाई, सांबा से पूछ रहे हैं, अरे ओ सांबा कितने सवाल थे। तो आइए देखते हैं कितने सवाल थे, लेट अस सी। सांबा जोश में क्यों आ गया, हाँ जी। आइए देखिए बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो भाई इधर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर 4 चैप्टर्स हैं, ये 4 चैप्टर्स बच्चों, ये 4 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका गेम चेंज कर सकते हैं। 4 चैप्टर्स आपका गेम चेंज कर सकते हैं। 4 चैप्टर से ही ऑर्गेनिक का लगभग आपका 60-70% काम, 70% काम हो सकता है। आप देखो ना, टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे अपने पास 10 के आसपास अगर हम देखें ऑन एन एवरेज 10 के आसपास क्वेश्चंस हैं, और इसमें जो लगभग 7-8 क्वेश्चंस हाई चांस है कि पहले जो 4 या 5 चैप्टर है ना उससे हो जाएगा। तो ये जो पहले 4 हैं कौन से हैं भाई, ये पहले वाला अपना मैंने कैटेगरी बनाई है जीओसी, आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का एप्लीकेशन भी आता है, लेकिन स्टैंड अलोन क्वेश्चंस भी इन 3 पार्ट से आ सकते हैं। अब इससे पता है 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स हो गए। तो ये जो पहला पार्ट है जीओसी, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, ब्रह्मास्त्र सीरीज में पहले हम जीओसी एंड आईयूपीएसी करने वाले हैं पहले। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन फिक्स हो गए। उसके बाद हाइड्रोकार्बन से भी बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो फिक्स है और 2 क्वेश्चन भी होते हैं, कई बार मिक्स करके भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ऑर्गेनिक में क्या होता है, मल्टीपल रिएक्शंस मिक्स करके क्वेश्चंस बना देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन और हेलोजन डेरिवेटिव्स को बहुत कॉमनली मिक्स करते हैं। यहाँ पे हेलोजन डेरिवेटिव अल्कोहल एंड ईथर को मैंने मिक्स क्यों किया, क्योंकि हेलोजन डेरिवेटिव अल्कोहल ईथर में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है बच्चों, वो होता है सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। इससे पहले होता है एडिशन, ठीक है, मार्कोनिकॉफ एडिशन प्राइमरीली, या फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे SN1 SN2 E1 E2 आता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, पर 2 क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं, मतलब 2 नॉर्मली 2 बनेंगे अगर मैं बात करूं। और ईथर की जो रिएक्शंस हैं, अभी इंपॉर्टेंट पार्ट तो अपन देख भी लेंगे। फिर पीओसी से भाई साहब प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है, ये बड़ा गेम चेंजिंग है। पार्ट इतना छोटा भी नहीं, मतलब ठीक ठाक है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे बायोमॉलिक्यूल्स से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्पेशल टेस्ट होते हैं, प्रोटीन के टेस्ट होते हैं, अगेन इनके 1 शॉट वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। तो पीओसी 1 शॉट देख लेना, मैं ऑलरेडी इसके वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पीओसी के क्वेश्चंस, और जो 11th वाला पार्ट होता है ना क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत हाई होते हैं। अब उसके बाद जो रिएक्शन का बाकी पार्ट है, अगर हम रिएक्शन के बाकी पार्ट की बात करें, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक, अमाइंस, इन सब से ऑब्वियसली 3 एक क्वेश्चंस इन सब से ही बनेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। और बायोमॉलिक्यूल का ROI कम है, मैं क्लियरली आपको बताऊंगा। बायोमॉलिक्यूल्स जो है इट्स अ लेंथी चैप्टर, बहुत कुछ करने को होता है इसके अंदर हमें, और क्वेश्चन तो आएगा ही, सीधी सी बात है। लेकिन अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी इस पर ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इससे एक ही मिलेगा आपको। समझ रहे हो क्या मेरी बात। तो ये चैप्टर का लीस्ट ROI है बायोमॉलिक्यूल्स का। तो ऑर्गेनिक को कैसे डील करना है, क्या फंडे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द पॉइंट इज भाई, हॉट टॉपिक्स देखना चाहते हो ना, हॉटनेस, चलो आइए देखते हैं। तो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे जो ये जिन्होंने PPT डिज़ाइन किया, बहुत ही क्रिएटिव काम किया। आज क्रिसमस का दिन है ना, तो क्रिसमस के दिन पूरा माहौल बना रखा है उन लोगों ने, ठीक है। मुझे कई बार लग रहा था कि भाई ये जो आइकन से कहाँ से उठाए तुमने, सही जगह से तो उठाए ना, तो फनी सा लग रहा था। तो यहाँ पे जीओसी, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से किस किस तरह का है, ये आपने देख लिया होगा। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लेके मैं पागल हो जाऊंगा। तो बेटा मैं ये जो पर्टिकुलर PPT है मैं कहाँ डालने वाला हूँ आप सभी जानते ही हो। ये मैं डालने वाला हूँ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सब कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइएगा, वहाँ पे सब मिल जाएगी आपको लिस्ट। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप साथ साथ इसको देख के करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है, एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिड बेस्ड रिएक्शन। एरोमेटिसिटी हो गया, एरोमेटिसिटी से रिलेटेड जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, उनकी स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन, ऐसे तो खैर सारे ही पार्ट आ गए, लेकिन अगर बेसिक बात करें तो रेजोनेंस, हाइपर और इंडक्टिव के एप्लीकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, रेजोनेंस, हाइपर, इंडक्टिव के एप्लीकेशन से। आगे वाले पार्ट की बात करें बच्चों तो यहाँ पे कायरल सेंटर, कायरल कंपाउंड, यानी अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करें तो या तो हमें स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए कि भाई स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला से कैसे बनता है। मैंने वीडियो भी बना रखा है ऑलरेडी, हाउ टू ड्रॉ एनी स्ट्रक्चर यूजिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो वो स्ट्रक्चर बनाना तुम्हें आना चाहिए। ये क्वेश्चंस खास तौर पे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें कायरल सेंटर कितने, आजकल काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आते हैं, बड़ा सा कंपाउंड दे देते हैं आपको भोकाली सा, और उस कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर कितने ये आपसे पूछ लेता है। इंटीजर बेस्ड में, न्यूमेरिकल बेस्ड में क्वेश्चन आ जाता है, कायरल कंपाउंड है कि नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, रिलेशन क्या है, समझ रहे हो, एनाइंशोमर, डायस्ट्यूमर, वो क्वेश्चंस आते हैं।
कंडीशंस फॉर जीआई, जीआई में प्राइमरीली जीआई के कंडीशंस और फिर कैलकुलेशन ऑफ जो आइसोमर्स होता है स्टीर आइसोमर्स, वो अपने को आना चाहिए, है ना। तो सिस ट्रांस शो करेगा नहीं करेगा वो। उसके अलावा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आईपीएससी में मेनली जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, या तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग आती है या पॉलीफंक्शनल कंपाउंड आते हैं। पॉलीफंक्शनल में 2 या 3 मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। तो पॉलीफंक्शनल के अंदर अपने को प्रायोरिटी टेबल आनी चाहिए। और जो हमारा दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया एरोमेटिक नेमिंग, उसके लिए एनसीईआरटी को रेफर करें, बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। हाइड्रोकार्बन के अंदर ये पार्ट्स आप देख सकते हैं। हाइड्रोकार्बन में ये जो चीज़ है, फोटो हेलोजिनेशन से क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांस रहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है आजकल काफ़ी ट्रेंड में, ओवरऑल ये फिजिकल प्रॉपर्टी वाला जो सेक्शन एनसीईआरटी में पहले दिया है उससे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। एरोमेटाइजेशन, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी को प्रॉपर फॉलो करें। देखो मेन गेम में आपको बता रहा हूँ, ये कितने ही टॉपिक्स की मैं बात बता दूँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। मेन गेम प्रैक्टिस का है, और प्रैक्टिस का बहुत ही अमेजिंग मटेरियल जो है बच्चों, वो हमने कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए डाल दिया है। बहुत बच्चों को ये अमेजिंग रिसोर्स नहीं पता, लेकिन हमने ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया है। इसका यूज़ करना है तुम्हें, ऐप पे या वेबसाइट पे जाओ और वहाँ एक स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे इतना बड़ा ये मान लीजिए बुलजाई मटेरियल मिलेगा ना तुम्हें, मज़ा आ जाएगा जेईई मेन के लिए। और उसमें हम ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का जो मटेरियल है वो भी डालते रहेंगे, तो उसमें सभी के सभी बच्चे जाके उसका फ़ायदा उठा लेना। वहाँ मटेरियल डाला हुआ है स्टडी मटेरियल, तो वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एम के एडिशन हो गया, मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब सभी जानते हो मार्कोनिकॉफ एडिशन में रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, कार्बोकेटायन बनता है, तो इसलिए ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी आता है, जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में जो प्रिपरेशन होती है एल्कीन्स वगैरह की, उसमें एलिमिनेशन होता है, यानी ये जुड़ा हुआ पार्ट है। अगर हम बात करें हेलोजन डेरिवेटिव अल्कोहल ईथर एंड हाइड्रोकार्बन, दे आर इन समहाउ कनेक्टेड इन मेनी मैनर्स। तो यहाँ पे बच्चों जो मेन क्वेश्चंस आते हैं ना, सबसे हॉटेस्ट सब्स्टिट्यूशन में SN2 ठीक है, लेकिन SN1 इज मोर इम्पॉर्टेंट। SN1 और उसका रेट जो कंपैरिजन है ज़रूर करना। E2 रिएक्शन कैसे होती है और E2 में मेजर प्रोडक्ट कैसे बनता है, सिडजेफ कैसे बनता है, हॉफमैन कब बनता है, मेन क्वेश्चंस इन 2 पार्ट से आते हैं, पता है आपको। रेट ऑफ SN1 से बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। उसके अलावा हॉट टॉपिक बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, जिसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। ईथर का रिएक्शन HI के साथ होता है, वो भी है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंपैरिजन जो है ये भी कभी कभी आ जाता है। और अगेन मैंने बोला यूजेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आजकल ट्रेंड में चल रही हैं। ओके बच्चा, ओके बेटा। अब हम बात करते हैं POC के बारे में। POC के अंदर प्राइमरीली ये 3 पार्ट जो है, इनसे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। एक तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन वाला पार्ट होता है, जेल्डाल, ड्यूमा, केरियस, ये यानी ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का। उसके अलावा जो फंक्शन ग्रुप के वेरियस टेस्ट हैं प्लस बायोमोलिक्यूल्स के वेरियस टेस्ट हैं। फंक्शन ग्रुप के जैसे कि लुकास हो गया, हिंसबर्ग टेस्ट हो गया अपना, जो मेजर टॉलरेंस टेस्ट है, शिफ्ट टेस्ट है, ठीक है, फेलिंग्स रिएजेंट है, फेलिंग्स टेस्ट है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन जो होता है, ये क्या होता है, मेथड ऑफ सेपरेशन होता है ना, 2 कंपाउंड्स को सेपरेट करने का तरीका होता है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इससे 2 क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांस है बच्चों, आजकल काफ़ी ट्रेंड में। और इसमें एनसीईआरटी का जो अपना ये एनसीईआरटी बेस्ड लैब मैनुअल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई ऐसे टेस्ट है जो हमें एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, अपने को लैब मैनुअल में मिलेंगे। तो लैब मैनुअल यू नीड टू रेफर फॉर दैट। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर प्राइमरीली क्या आता है बच्चों, जो आपको इसके अंदर मिल रहा है ना, वो बहुत ही मतलब ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ और डीप एनालिसिस के साथ पूरा जूस निकाला हुआ, इसका फ़ायदा उठाइए। मतलब ये पार्ट ज़रूर कर लेना ढंग से, जो मैंने बताया, ठीक है। ये तो करने को तो बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन ये पार्ट ज़रूर करना। अब यहाँ पे जो मेन रिएक्शंस हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं, मिक्स होके भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एल्डोल केनिजारो रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये सब इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कि इनसे मिक्स होके क्वेश्चंस आ जाते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ये हमारा जो एडिटर था वो जोश में आ गया, उसने एडिशन लिख दिया, पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो होती हैं उनका रेट कंपैरिजन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इनका जो रिएक्शन होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एसिड डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करते हैं या एल्डिहाइड कीटोन के। देखो कई चीज़ें यहाँ लिखी हुई, कई चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, तो उनको नोट कर लेना, एक एक बात को ध्यान रखना, है ना, गेम चेंजिंग हो सकता है आपके लिए, ठीक है, समझ गए। उसके अलावा डिफरेंट रिएजेंट्स इसके अंदर आते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, LH, डाइबाल H, समझ रहे हो, और ऑक्सीडाइजिंग में PCC क्या फंक्शन होता है, तो यानी रिएजेंट्स भी इसमें आते हैं। तो ये पर्टिकुलर पार्ट जो है इसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। अमाइंस में प्राइमरीली ये 3 रिएक्शंस आती हैं, या तो हिंसबर्ग टेस्ट होता है,
या हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आता है, या गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन आती है। गैब्रियल थैलेमाइड जिसमें 1 डिग्री अमाइन बनता है, तो ये है, वहां पे स्पेलिंग में गड़बड़ था, हिंसबर्ग रिएक्शन है, हिंसबर्ग टेस्ट है। एरोमेटिक में बच्चों सबसे पहले फिनॉल्स और एनिलीन्स का ही पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, या तो एरोमेटाइजेशन जिसमें बेंजीन बन गया, लेकिन उसके अलावा फिनॉल और एनिलीन की जो मेजर रिएक्शंस हैं जैसे कि नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, वो सब रिएक्शंस आती हैं और एनसीईआरटी बेस्ड हमें इसको पढ़ना चाहिए। उसके अलावा डाइजोनियम जो है, जो एनिलीन से ही बनता है प्राइमरीली, उसकी रिएक्शंस आनी चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस कैसे होती हैं, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होता है, एक कंपाउंड पे ऑलरेडी बेंजीन पे कुछ लगा हुआ है तो ऑर्थो पैरा पे आएगा, मेटा पे आएगा, कहाँ आएगा, वो सब अपने को आना चाहिए, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस आना चाहिए। इन सब फैक्टर से एरोमेटिक से क्वेश्चंस आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स का आरओआई रिलेटिवली कम होता है, लेकिन होता तो है ही, तो वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि भाई ये 3 पार्ट से आ सकता है। रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग है, म्यूटा रोटेशन शो करेगा कि नहीं करेगा, उसमें उसका फ्यूरानोस स्ट्रक्चर और पायरानोस जो शुगर्स के बनते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, उनको देख के हम बता सकते हैं कि रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। उसके अलावा हमारा जो अमीनो एसिड्स हैं, वो मेन अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं और उनसे पेप्टाइड कैसे बनता है, ये सबसे हॉट पार्ट है। बाकी आने को तो इसके बाद वाले पार्ट से भी आ सकता है, पर मेजर जो पार्ट है इट इज़ दिस पार्ट, ये मस्ट डू है, मतलब करना चाहिए। बच्चों अब हम आ गए हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे, है ना। बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होना है भाई। अगेन हमारे आ चुके हैं गब्बर जी, है ना। अगेन सांबा से पूछते हैं भाई, तो चलो जी बताया जाएगा आपको। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ओवरऑल ये प्रायोरिटाइज कर रखी है, सीक्वेंस भी प्रायोरिटी में है। यहाँ पे कुछ चैप्टर ऐसे हैं, अगर हम नीचे बात करें, जैसे कि इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इनसे क्या है क्वेश्चन तो आने के चांस अच्छे खासे होते हैं, मतलब 1 या 2 या 1, लेकिन क्या है कि इनको करने में मेहनत लगती है। इक्विलिब्रियम में हमें केमिकल भी करना होता है, हमें आयोनिक भी करना होता है, थर्मोडायनेमिक्स में भी हमें पार्ट टाइम लगता है, थर्मोकेमिस्ट्री भी करना है तो इसमें भी टाइम टेकिंग है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी मतलब इज़ अ बिग पार्ट, ठीक है, जिसमें सेल भी देखना होता है अपने को, हमें नर्स्ट इक्वेशन भी देखनी होती है, हमें नर्स्ट इक्वेशन कॉलरॉश लॉ भी देखना होता है। तो बात समझ में आ रही है, बात ये समझ में आ रही है कि ये जो आपको 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, स्टोइकियोमेट्री और रेडॉक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, लिक्विड सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, ये थोड़े कनेक्टेड से चैप्टर है। काइनेटिक्स थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये जुड़े जुड़ा ऐसे चैप्टर, खासतौर पे ये जो पहला 3 पार्ट है तो जुड़ा जुड़ा है। लगभग 40 to 50% तो इन 3 चैप्टर से काम हो जाएगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम बात करें। तो यहाँ पे जो 3 चैप्टर्स हैं, अगर हम बात करें मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड लिक्विड सॉल्यूशंस, ये यार बिल्कुल सिमिलर जुड़े जुड़ाए चैप्टर्स हैं, और इन ये तो मतलब करने ही पड़ते, वैसे भी इसके बिना काम चलता नहीं। तो ये पार्ट अपने को तो मतलब बिल्कुल ही मस्ट डू हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये जो 3 चैप्टर्स हैं, इनमें क्या है कि इनका आरओआई अच्छा है, लेकिन मेहनत भी ज़्यादा है, तो इनको चेज करना सोच समझ के, देख के कि भाई कौन कौन सा कर पा रहे हो, राइट। लेकिन हाँ, ये जो 4-5 पार्ट्स हैं यहाँ तक, काइनेटिक्स तक, ये मस्ट डू हो गए। अब हम अगर इसमें बात करें, हाँ जी बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं हॉट टॉपिक्स के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर बात करूं तो बच्चों एक वीडियो मैंने बनाया था जो आपको बहुत पसंद भी आया था, जिसमें मैंने कैलकुलेशन हैक्स के बारे में बात किया था फिजिकल केमिस्ट्री की, तो उसको आप जरूर देखिएगा। यस, तो फिजिकल केमिस्ट्री का वो वीडियो जरूर देखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। मोल कॉन्सेप्ट एंड रेडॉक्स रिएक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी, है ना, आप इसको देख सकते हो। और ये जो पर्टिकुलर टाइप है, इसमें अगर हम बात करें, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं बच्चों वो न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चंस आते हैं मेनली। अगर आप चेक करोगे 2023 के क्वेश्चंस, 22 के, तो यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अब यहाँ पे मेन तो रिएक्शन बेस्ड स्टोइकियोमेट्री हमें आना चाहिए। रिएक्शन बेस्ड स्टोइकियोमेट्री के अलावा हमें मेन तो प्रैक्टिस है भाई, प्रैक्टिस करो बढ़िया से। और मैंने बोला ना, कैलकुलेशन में गलतियाँ होती हैं, मोर एंड मोर क्वेश्चंस इज द की। बच्चों इस समय ना गेम सारा सेल्फ स्टडी का है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी आपको करनी है ना। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर बहुत देर सिर्फ सेशंस ही सेशंस देखते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला, कॉन्फिडेंस बढ़ने की बजाय घट हो जाएगा। एक दिन में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस तुम करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस, और रिवीजन करो, फास्ट रिवीजन करो, और क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा करो बच्चों, उससे ही कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और AOTS को लगातार एनालाइज करो। आप में से बहुत सारे बच्चे AOTS का हिस्सा हैं, तो AOTS को दो और एनालाइज करो। अब यहाँ पे इन सारे पार्ट्स के अलावा अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में दीज आर द वेरियस थिंग्स विच आर बीइंग आस्क्ड। अगर हम देखें तो जैसे कि वेव फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ट्रेंड में रहता है, यानी श्रोडिंगर इक्वेशन है और उससे रिलेटेड कर्व्स जो हैं उनसे क्वेश्चंस काफ़ी कॉमनली आते हैं। बाकी पार्ट कौन सा बचा?
एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनकी शेप कैसी होती है, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, नोड से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली आ जाता है। बोर थ्योरी, बोर पैरामीटर्स, वेरियस पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि रेडियस हो गया, एनर्जी हो गया एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ट्रांजिशंस जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। उन ट्रांजिशंस के दौरान जो वेवलेंथ होती है, वेव नंबर होती है, इस सबसे काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आते हैं कि भाई बाल्मर सीरीज़ है, पास्टन सीरीज़ है, इसके अंदर क्या वेवलेंथ के रेशियो रहेंगे, और क्वांटम नंबर तो ऑलवेज। तो भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये 4-5 वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को वॉन्ट ऑफ फैक्टर से लिंक किया जाता है, खासतौर पे जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन होता है। मेनली क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, और एजियोट्रॉप्स थोड़ा सा एक अलग टॉपिक है, हटके टॉपिक है, लेकिन इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मेनली क्वेश्चन जो आते हैं बच्चों, वो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन में जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर का लिंक आता है इन वेरियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सबसे मेन टॉपिक होता है बच्चों लिक्विड सॉल्यूशंस में। जहाँ तक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करें तो वो तो आपको पहले भी मोल कंसेप्ट में ही हमने कर लिया है, वो तो सिमिलर कॉमन चीज़ है। केमिकल काइनेटिक्स ऐसा पार्ट है जो असल में सही में बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, और इसमें वेरियस जो क्वेश्चन आते हैं आरएनएस इक्वेशन से सबसे ईजी क्वेश्चन बनते हैं। आरएनएस इक्वेशन है डायरेक्टली, और उसी का लॉगैरिथमिक फॉर्म, राइट, उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा जैसे ऑर्डर में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन मेनली फर्स्ट ऑर्डर के आएंगे। रेट लॉ कैसे निकालते हैं, सही रेट लॉ कौन सा है, ऑर्डर मोलिकुलैरिटी क्या होती है, हाफ लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस भी काफ़ी कॉमनली आते हैं, और रेट कांस्टेंट की यूनिट्स के बेसिस पे ऑर्डर निकालना, वो भी अपने को कॉमनली पता होना चाहिए। तो केमिकल काइनेटिक्स के बाद हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम बात करें बच्चों तो ये सारे पार्ट्स जो हैं मेनली क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें, हाँ आवाज़ आ रही है ना, हेलो हेलो हेलो, हाँ आ रही है आवाज़, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा यू में जो रिलेशन होता है उससे क्वेश्चन बनता है। डेल्टा जी जो है, स्पॉन्टेनिटी वाला जो फंडा है, वो अपने को क्लियर होना चाहिए, यानी सेकंड लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं। एंथैल्पी के वेरियस कैलकुलेशन जो होते हैं, एंथैल्पी का जो हम कैलकुलेशन करते हैं, वेरियस रिएक्शंस दी होती हैं मल्टीपल, और उनकी हेल्प से जब एंथैल्पी निकालते हैं, वो क्वेश्चन आने के चांस बहुत अच्छे होते हैं। और एंथैल्पी का और बॉन्ड एनर्जी का क्या लिंक होता है, बॉन्ड एनर्जी से एंथैल्पी कैसे निकलती है, वो देखा जाता है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम के अंदर टोटल 6 हॉट टॉपिक्स आपके सामने बच्चों। अब ये 6 हॉट टॉपिक्स में अगर पहला मैं बोलूँ तो वो है के का कैलकुलेशन सीक्वेंशियल रिएक्शंस। मल्टीपल रिएक्शंस दी हुई हैं और उनका K1, K2, K3, K4 दिया हुआ है, उनका ओवरऑल मिला के K क्या आएगा उसके बारे में बात कर रखी है। ली चैटले प्रिंसिपल का एप्लीकेशन, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है इस चीज़ से कि भाई प्रेशर में चेंज कर दिया या वॉल्यूम में चेंज कर दिया, मोल्स में चेंज कर दिया तो क्या असर पड़ेगा, यील्ड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, उससे रिलेटेड। केपी केसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी डेल्टा एन, जो है वो अपने को मतलब डेल्टा एन गैसियस क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच कैलकुलेशन वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर खास तौर पे बच्चों जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं और मिक्स करके वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बनती हैं, या तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाता है, या बफर सॉल्यूशन बन जाता है, उन सब से आयनिक के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं। आयनिक एडवांस्ड में अच्छा आता है, बढ़िया लेवल पे आता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों तो मेनली वो क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेस्ड। गॉट इट? तो आयनिक इतना टफ नहीं है अगर हम बात करें, क्योंकि मेनली फॉर्मूला बेस्ड आता है। और केएसपी एंड सॉल्युबिलिटी जो है उसका रिलेशन, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी कॉमनली आता है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इन सबको बढ़िया से आप डील कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर हम बात करें बच्चों तो सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है डेल्टा जी और ई का रिलेशन, इक्विलिब्रियम पे खास तौर पे। उसके अलावा कोलरॉश लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन आता है, और नर्स्ट इक्वेशन जो होती है उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम निकालते हैं वो हमें ठीक से निकालना आना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कॉमनली आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी समझ गए हो कि भाई ओवरऑल गेम क्या है, और इसका जो डिटेल्ड रिसर्च है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे डाल दिया है, पूरा जूस उसका निकाल के डाल दिया है। होपिंग दैट ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे अपन, ब्रह्मास्त्र सीरीज में बहुत मजा आने वाला है। कमेंट सेक्शन में सभी के सभी बच्चे ब्रह्मास्त्र जरूर लिखेंगे, एंड सेशन को लाइक जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।